प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग अध्ययन करेंगे अनुच्छेद लेखन। एक बहुत ही सरल तरीका है इसको समझने का। अक्सर हम लोग ये समझते हैं कि आर्टिकल भी बहुत कठिन होता है जिसको हमको एग्जाम में लिखने में प्रॉब्लम होती है, लेकिन बहुत थोड़े शब्दों के द्वारा इसको समझेंगे, महज 8 से 10 पंक्तियों के द्वारा। तो ये आर्टिकल अनुच्छेद लेखन प्रारंभ करते हैं। वास्तव में जो अनुच्छेद लेखन है ये लेखन कौशल का ही एक रूप होता है। अधिकतर विद्यार्थी ये समझते हैं कि हमको निबंध मिल गया है तो पॉइंट मिल रहे हैं, अनुच्छेद मिला तो कैसे पॉइंटों के द्वारा करेंगे। तो आप समझिए, किसी एक भाव या विचार को व्यक्त करने के लिए लिखे गए शब्दबद्ध और लघु वाक्य को अनुच्छेद कहते हैं। जिस प्रकार से निबंध में आप उसका विस्तार करते हैं, अनुच्छेद का मतलब है गागर में सागर भरना, यानी थोड़े से ही वाक्य में आपको अपने भाव को प्रकट करना पड़ेगा। अनुच्छेद को अंग्रेजी में आर्टिकल कहते हैं, आपने सुना होगा। इंग्लिश में आर्टिकल इसको बोलते हैं, इंग्लिश में इसको पैराग्राफ भी कहते हैं, तथा इसका आशय हिंदी के भाव पल्लवन से लगाया जाता है। जैसे हम लोग जब भी भाव पल्लवन की बात करते हैं कि भाव क्या है, अक्सर छोटी क्लासों में भाव पल्लवन का एक टॉपिक होता है जिसमें टीचर बताते रहते हैं कि भाव पल्लवन क्या होता है। जो भाव हम प्रकट करते हैं अपने मन के भाव को और हम लिख कर पैराग्राफ में उसको लिखते हैं, उसी को ही अनुच्छेद कहते हैं। यानी सरल तरीका है आपको अनुच्छेद समझने का कि अनुच्छेद लेखन, अगर आपसे अब कभी कोई पूछता है कि अनुच्छेद लेखन क्या है, तो आप ध्यान रखिए, इंग्लिश के अंग्रेजी के आर्टिकल को, अंग्रेजी के पैराग्राफ को, जिसे हिंदी में अनुच्छेद लेखन कहा जाता है, इसका आशय हिंदी के भाव पल्लवन से ही लगाया जाता है। अब बात करते हैं कि एक अनुच्छेद को लिखने के लिए कौन कौन से ऐसे बिंदु होने चाहिए जिसके द्वारा हम आसानी से आर्टिकल को लिख सकते हैं और हमें पूरा मार्क एग्जाम में मिल सके। अब देखते हैं कि एक अच्छे आर्टिकल को यानी अनुच्छेद को लिखते समय आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है। जब हम किसी आर्टिकल को लिखेंगे तो हमारे मन मस्तिष्क में ये ज़रूर होता होगा कि आर्टिकल में हमारे मार्क्स कितने हमको मिल जाएंगे, अगर हम कम लिखेंगे तो मार्क्स कम मिलेंगे, नंबर कम मिलेंगे। ये अमूमन होता है सभी के साथ, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आर्टिकल आपका एक निश्चित दायरा रखता है शब्दों की सीमा के साथ, और अगर आपने शब्दों की सीमा कहीं बहुत बढ़ा दी तो आर्टिकल और निबंध में बहुत अंतर नहीं रह जाता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि विषय के किसी एक पक्ष का ही वर्णन आपको करना चाहिए। जब भी आप आर्टिकल लिखें तो आर्टिकल में किसी भी सब्जेक्ट यानी विषय के किसी एक ही पक्ष का आपको वर्णन करना चाहिए। इससे अधिक अगर आप वर्णन करते हैं तो हो सकता है आपका वो आर्टिकल अनुच्छेद बड़ा हो जाए। निर्देश बिंदुओं में देखते हैं कि एक अच्छे निबंध को लिखते समय और क्या आप ध्यान रख सकते हैं। तो एक बात को जो बार बार आप दोहराते हैं, यानी एक ही बात को बार बार दोहराना नहीं चाहिए। हम आर्टिकल, हमको छोटे से छोटे आर्टिकल को लिखना है, शब्द की उसकी अपनी एक सीमा होती है, कम से कम शब्दों में लिखना है। अगर हम आर्टिकल को अत्यधिक शब्दों का उसमें प्रयोग करेंगे, ज़्यादा शब्द इसमें लिखेंगे, तो वो हमारा आर्टिकल नहीं रह जाएगा, पैराग्राफ नहीं रह जाएगा। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा किताब का एक पैराग्राफ जो 8-10 पंक्तियों का होता है। हिंदी में जब आप पढ़ते हैं किसी कहानी को तो देखते हैं कि 8-10 पंक्तियों का होता होगा। यही देखे ना, मान लीजिए आपने एक अपनी किताब पढ़ी होगी, कहानी पढ़ी होगी, तो वहाँ पे पैराग्राफ आपको 8-10 पंक्तियों का ही एक पैराग्राफ हो जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए। अगले निर्देश बिंदु को देखते हैं, अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। कभी कभी हम शब्दों को बार बार उसी शब्द को रिपीट करते रहते हैं, बार बार वो शब्द आते हैं, तो ऐसे अनावश्यक यानी व्यर्थ के शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना है। बार बार शब्द भी नहीं आने चाहिए। और अनावश्यक का मूल तात्पर्य है कि आपको अपने पॉइंट से, अपने विषय से हटकर उस पर ज़्यादा अनावश्यक बातें नहीं लिखनी है। जैसे कि आर्टिकल आपका एक निश्चित दायरे में, अनुच्छेद आपका एक निश्चित दायरे में ही रहे। अगला आपका निर्देश बिंदु है शब्दों की सीमा। एक अच्छे आर्टिकल को, एक अच्छे अनुच्छेद को लिखते समय ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है, उसके शब्दों की सीमा कितनी होनी चाहिए ये आपको ध्यान रखना है। अगर शब्दों की सीमा आपने अधिक कर दिया तो आप ये समझिए कि आपका अनुच्छेद
आर्टिकल उतना अधिक प्रभावी नहीं होगा और आपको जो मार्क मिलने हैं बोर्ड एग्जाम में हो सकता है उसमें से कुछ नंबर भी कट सकते हैं। तो शब्द सीमा का ध्यान रखना है। शब्द सीमा अमूमन आपको बहुत सारी पुस्तकों में मिलेगा कि एक अनुच्छेद को लिखने के लिए 80 से 100 शब्दों की सीमा होती है। अत्यधिक पुस्तकों में यही आपको मिलेगा, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है एक अच्छा अनुच्छेद अगर आप लिखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको 80 से 120 शब्दों का ध्यान रखना पड़ेगा, शब्दों की सीमाओं का ध्यान रखना पड़ेगा, अनावश्यक विस्तार से बचना पड़ेगा आपको। अन्य निर्देश बिंदुओं में देखते हैं, भाव अथवा विचार की प्रधानता होनी चाहिए। मैंने भी आपको बताया हिंदी के भाव पल्लवन से इसका आशय लगाया जाता है ना, तो यहाँ आपके भाव अत्यधिक उसमें क्रियाशील होनी चाहिए। भाव ऐसे होने चाहिए जो आपकी लेखनी के द्वारा आपके अनुच्छेद में प्रकट हो सके। अन्य निर्देश बिंदुओं में बात करेंगे तो निर्देश बिंदुओं का पालन करना चाहिए। अक्षरशः निर्देश बिंदुओं का पालन तो नहीं कर सकते, लेकिन आप हर एक निर्देश बिंदु का पालन करते हुए एक अनुच्छेद को लिख सकते हैं, उसका वर्णन कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे निर्देश हैं जिन निर्देश बिंदुओं का आप पालन करके एक अच्छा अनुच्छेद लिख सकते हैं। आइए एक प्रैक्टिस करते हैं एक छोटे से अनुच्छेद को लिखकर और कैसे हम अच्छे मार्क को हम प्राप्त कर सकते हैं। और अच्छे मार्क को प्राप्त करने के लिए, पूरा नंबर प्राप्त करने के लिए क्या उसकी विशेषता है, एक अनुच्छेद एक उदाहरण के माध्यम से प्रैक्टिस करते हैं। तो स्मार्ट क्लास को ही हम अपने अनुच्छेद का एक बिंदु बना लेते हैं और उसी को उदाहरण के रूप में यहाँ हम देखते हैं कि उस पर स्मार्ट क्लास की उपयोगिता, स्मार्ट क्लास की क्या उपयोगिता है और उसी पर एक अनुच्छेद लिखने की प्रैक्टिस आप लोग करेंगे। तो देखिए आसान तरीका है अनुच्छेद लिखने का। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि उसके निर्देश बिंदु यानी संकेत बिंदुओं को ध्यान देना है। परीक्षाओं में दिया रहेगा छात्रों की अधिक सक्रियता। अब आपके दिमाग में आएगा कि छात्रों की अधिक सक्रियता, हम इसके विषय में लिखेंगे, उसके बाद 2-4 पंक्तियों के बाद फिर अगली हेडिंग जो आपकी चल रही है, जो पॉइंट है, उस पॉइंट पर फिर आप पुनः लिखना चालू करेंगे। ऐसा नहीं करना है। आपको ध्यान देना है कि छात्रों की अधिक सक्रियता दिया है, हमने विचार कर लिया। फिर इसके बाद है विषय वस्तु का अधिगम। उस विषय वस्तु को हम क्यों सीख रहे हैं। अधिगम माने होता है सीखना, जिसे हम बोलते हैं लर्निंग। हम सभी लर्नर हैं, यानी उसका अधिगम कर रहे हैं। अधिगम का आशय होता है सीखना। क्यों सीख रहे हैं उस विषय वस्तु को, उसके विषय में हमें विचार करना है, लिखना है। फिर उसके बाद है कम से कम समय में अधिक जानकारी। अगर हम स्मार्ट क्लास का उपयोग करते हैं तो कम से कम समय में हमारा नॉलेज अधिक बढ़ेगा, हमारी जानकारी अधिक उस पर होगी। तो कम से कम समय में अधिक हमारी जिज्ञासा बढ़ती है, अधिक हमको जानकारी मिलती है, हमारे नॉलेज में वृद्धि होती है, सीखने में वृद्धि होती है। ये तो हमें स्मार्ट क्लास यही तो सिखाता है। इन्हीं बिंदुओं पर ध्यान रखना है। अगला बिंदु आपका है छात्रों पर प्रभाव। जो स्मार्ट क्लास चल रही हैं, ज़्यादातर पब्लिक स्कूलों में स्मार्ट क्लास चल रही हैं, लेकिन अभी स्टेट बोर्ड के भी स्कूलों में स्मार्ट क्लास चलने लगी है। आपके ये दिमाग में होना चाहिए कि इन पॉइंटों से, इन निर्देश बिंदुओं से, ये चारों बिंदु हैं आपके सामने, और चारों बिंदुओं पर पहले हमें विचार करना पड़ेगा कि इन बिंदुओं पर हम क्या लिख सकते हैं। यही हमारा भाव है, यही हमारा भाव पल्लवन है। और इसी पर जब हम आर्टिकल करेंगे, पैराग्राफ करेंगे कम से कम शब्दों में, तो वही आपका गागर में सागर भरना होगा, वही अनुच्छेद लेखन कहा जाएगा। स्मार्ट क्लास की उपयोगिता, यही तो हमको मिला है टॉपिक। अनुच्छेद हमको इसी पर लिखना है ना, तो आज स्मार्ट क्लास की क्या उपयोगिता है उसी को हमको ध्यान में रखना है कि छात्रों की अधिक सक्रियता। स्मार्ट क्लास में बच्चे अधिक सक्रिय रहते हैं कक्षा की अपेक्षा, क्योंकि कक्षा के व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड पर वो पढ़ते पढ़ते ऊब चुके होते हैं। क्योंकि जब हम विचारों में ये सोचकर उसके विषय में लिखना चालू करेंगे तो हम आसानी से लिख ही सकते हैं। अगला निर्देश बिंदु आपका जो रहेगा विषय वस्तु का अधिगम। हम उस विषय वस्तु पर कितना अधिक सीख सकते हैं। जब हमको बोर्ड पर शिक्षक पढ़ाते हैं तो लिखकर जो पढ़ाते हैं उसमें हमारी इतनी अधिक रुचि नहीं होती है जितना हम फुटेज या उसका स्क्रीन या चित्र या मॉडल चित्र उसका देखते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर उसको पढ़ते हैं तो वहाँ हम अधिक रुचि के साथ पढ़ते हैं। लेकिन हम ऐसा करते हैं, क्लास में रहते तो उतना नहीं सीखते, जब हम स्मार्ट क्लास में आते हैं तो हमारी रुचि बढ़ जाती है।
और हम शांति से उसको समझते हैं। यही हमको अपने जहन में रखना है, हमको अपने मन मस्तिष्क में यही बिठाना है और इसी पर हमको लिखना प्रारंभ करना है। कम से कम समय में अधिक जानकारी। जब तक शिक्षक बोर्ड पर लिखेंगे, उसके विषय में बताएंगे, तब तक डिजिटल क्लास में, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पे आप अन्य चीज़ों को सीख चुके होंगे, अन्य चीज़ों के विषय में जानकारी आप प्राप्त कर चुके हो। यही तो हमारा स्मार्ट क्लास उपयोगी है। अंतिम बिंदु जो है छात्रों पर प्रभाव। जब हम स्मार्ट क्लास में जाते हैं तो छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ता है? जो छात्र रुचि नहीं दिखाते हैं कक्षा में पढ़ने में, वो छात्र सुनने और सीखने का अत्यधिक प्रयास करते हैं, इधर उधर उनका ध्यान भटकता रहता है। लेकिन स्मार्ट क्लास में जब वो जाते हैं तो सुनने के लिए अधिक बाध्य होते हैं। ये क्या है? स्मार्ट क्लास की उपयोगिता है। तो छात्रों पर इसका प्रभाव भी बहुत अधिक पड़ रहा है। तो ये तो निर्देश बिंदु हैं जिनका हमको पालन करते हुए एक अनुच्छेद लिखना है। आइए अब देखते हैं कि इन्हीं निर्देश बिंदुओं के आधार पर कम से कम शब्दों में एक अच्छा अनुच्छेद कैसे लिखा जा सकता है। चलिए, अब जो भी निर्देश बिंदु आपको दिए गए थे, उन सभी निर्देश बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको अनुच्छेद लिखना है। यहाँ से प्रारंभ करते हैं। वर्तमान समय में स्कूलों में स्मार्ट क्लास की काफ़ी धूम है। प्रायः सभी स्कूल ऐसी क्लास बना रहे हैं। ऐसी क्लास बनाना खर्चीला काम अवश्य है, पर इसकी उपयोगिता बहुत अधिक है। इसमें शिक्षण का भार केवल अध्यापक तक सीमित नहीं रहता, अपितु विद्यार्थियों की भी काफ़ी सक्रियता रहते हैं। इससे विषय वस्तु का अधिगम माने अध्ययन, सीखना, अध्ययन बहुत सरल हो जाता है। स्मार्ट क्लास में कम से कम समय में बच्चों को अधिक से अधिक जानकारियाँ मिल जाती है। स्मार्ट क्लास में जाना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है, बच्चों पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ता है। स्मार्ट क्लास ज़्यादातर पब्लिक स्कूलों में बन रही है, लेकिन अब अन्य स्कूलों में भी इनकी शुरुआत होने लगी है। इनका बनना बच्चों के लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। तो आशा है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और अनुच्छेद लेखन से संबंधित जो भी आपकी दुविधाएं थी, जो डाउट थे, वो क्लियर हो गए होंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।